हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी का। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में ही आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी का। आज दोस्तों बारी है चैप्टर 2 की। लास्ट वीक हमने चैप्टर 1 का क्वेश्चन देखा। कुछ बच्चों के यहाँ कमेंट्स थे कि सर की क्वेश्चन आसान है, कुछ कह रहे सर क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन आसान मुश्किल नहीं होता, हमें कंटेंट अगर आता होता है तो हमें लगता है क्वेश्चन आसान, कंटेंट नहीं आता क्वेश्चन मुश्किल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी चीज पर काम करते हुए आज चैप्टर 2 की बात करते हैं। एंड बिफोर वी प्रोसीड एक और बात जान लीजिए कि अगर आपने चैप्टर 2 अपने एंड से ढंग से नहीं पढ़ा तो प्लीज क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इट इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सी चीजें समझाना, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। हमारा वैसे दोस्तों एक कोर्स भी चलता है जहां पर हम सोशियोलॉजी में हम जो कंटेंट को कवर करते हैं एंड देन हम आंसर्स भी लिखते हैं वीकली। ऑलराइट दोस्तों, तो लेकिन बहुत से बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो उनके लिए हम यहाँ पर यूट्यूब पर भी हम एक क्वेश्चन हर रोज जो हर हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड दोस्तों हाँ एक और बात, तो हमारे जो जीएस के कोर्सेज भी रहते हैं, जीएस के थ्रू आउट जीएस इसमें हम कवर करते हैं, आंसर राइटिंग भी करते हैं, वो ऐसी चीजें भी रहती हैं, तो उन पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से हम जो कंटेंट कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा ये जो क्वेश्चन आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन अगेन आई रिपीट, मुश्किल आसान किस पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर हमें कंटेंट आता है तो क्वेश्चन आसान हो गया, नहीं आता जो कंटेंट तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, तो यहां पर मैं पहले क्वेश्चन पर रोक दूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन की हल्की सी झलक दिखी हमें, इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमसे बात पूछी जा रही है कि इज सोशियोलॉजी अ वैल्यू फ्री साइंस। तो डिस्कस करने के लिए बात कही जा रही है, आपने डिस्कस करना है इसको। तो देखिए यहां पर जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, कुछ आपने जो कंटेंट पढ़ा वो नजर आ रहा है, तो इसीलिए यहां पर बिफोर यू प्रोसीड एक यहां पे काम क्या कीजिए, सबसे ही पहले जो भी आपको कोई चीज करनी है तो उसका आप ट्राई कीजिए स्ट्रक्चर बनाने की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स क्या बनानी है, किस हेडिंग्स के अंदर ये आंसर रहेगा आपका, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बात हो रही है वैल्यू फ्री साइंस। पहले आप बताइए सर साइंस क्या होती है ना, पूरे चैप्टर में हमने पढ़ाई है इसको कि साइंस क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, देन साइंस बताया, देन आप बताएंगे सर कि वैल्यू फ्रीडम का मतलब क्या रहता है, व्हाट इज वैल्यू फ्रीडम। ऑलराइट, वैल्यू फ्रीडम आपने समझाई, एंड देन उसके बाद आप बताएंगे कि सोशियोलॉजी क्या इस पैमाने पर जो खरी उतरती है कि सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है। देन आप बताएंगे सर लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो सोशियोलॉजी को बताते हैं कि ये वैल्यू फ्री साइंस ही नहीं है। गेटिंग इट, तो ये इन चीजों को हम बताते हुए अंत में कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर दिमाग में क्लियर हो गया दोस्तों तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। कंटेंट हमें रिकॉल करना आसान हो जाता है, एंड कंटेंट रिकॉल करने के बाद हमें उसको अरेंज करके वहां पे एग्जामिनर को प्रेजेंट करना आसान हो जाता है, नंबर मिल जाते हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में वहां पे तो क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना आप सिस्टमैटिकली, न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए आप किसी वैल्यू पे अराइव करते हो, सेम ही चीज यहां फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, एंड जो हमारा रीडर है, रीडर कौन है दोस्तों, एग्जामिनर जिसे हमें मार्क्स देने, वो कन्विंस होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ दम है। ठीक है, दम कैसे लाएंगे, जब कुछ पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स कहां से आएंगे, जब हम रीडिंग करेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी चीज पे काम करते हैं। यहां पर है ये जो यही स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया बनाना। ठीक है, सोशियोलॉजी व्हाट पहले आप बताएंगे साइंस क्या होती है, देन वैल्यू फ्रीडम की बात करेंगे, एंड देन वैल्यू सोशियोलॉजी एज अ वैल्यू फ्री साइंस इसकी बात करें, एंड ये देन क्यों सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अंत में कंक्लूड कर देंगे। गेटिंग इट, तो ये सिंपल सा अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना आ गया क्वेश्चन का तो हमारी चीजें आधी आसान हो जाती हैं, एंड रादर के आधी क्या पूरी ही आसान हो जाती हैं, एंड वी यूजुअली एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसीलिए बहुत से सवाल जो आपको आते भी नहीं होते दोस्तों वो भी अटेम्प्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये जीएस में भी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए, ये अपने ऑप्शनल में फॉलो कीजिए, एंड एसए में फॉलो कीजिए। तो बस यही एक मैं चाह रहा था आपको चीज समझाना, बाकी तो कंटेंट ही है जो हमने पूरे चैप्टर भर पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो यहाँ पे बताया हमने व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस की बात करी, सिस्टमैटिक मेथड होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, जो मैं यहाँ पे ना इसलिए मैं लेक्चर की यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा, तो यहाँ कंटेंट की डिटेल में स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाना मेरा प्राइम मोटिव है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, क्वेश्चन समझना आ गया। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। ठीक है, कि आपको वैल्यू फ्रीडम ऑब्जेक्टिविटी इसके बारे में बात समझ नहीं आती, लेकिन कई बार ना हमें लगता है कि क्या मतलब क्या इनका, लेक्चर बना हुआ है
हमने इसको कवर भी किया हुआ है, अगर आपने कवर नहीं किया तो ये जो थोड़ा सा गिवन भी है कहां पर, हमारी रिजल्ट में भी एंड हरलंबस में भी, ठीक है। गूगल भी कीजिए, गूगल कीजिए, आपको बात समझ आएगी। ओके, देन साइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साइंस हमें बताती है यहाँ पर दोस्तों कि जैसे लिटमस टेस्ट ऑफ साइंस भी जैसे कहा जाता है जिसको, कि इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी, याद है हमने वो कीवर्ड किया था, टोकी वाला कीवर्ड, तो इफ यू रिमेंबर इट, टोकी की थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन रहती है। जो भी चीज है, किसी भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हो आप, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे पॉलिटिकल साइंस, किसी भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, साइंटिफिकली अगर उसको करने की आप जो परस्यू करने की बात करें अगर, तो दोस्तों उसमें क्या हम जो भी स्टडी करेंगे, स्टडी करके क्या हम उसकी थ्योरी बना सकते हैं? अगर हम थ्योरी बना सकते हैं तो शायद वो डिसिप्लिन साइंटिफिकली परस्यू किया जा रहा है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन की बात हो रही है वो साइंस है, ठीक है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेशन होनी चाहिए उसकी। देन ऑब्जेक्टिविटी, कि उस हम डिसिप्लिन को हम ऑब्जेक्टिवली परस्यू कर पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि सिंपल से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिविटी पे आपको क्विक छोटा सा यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बात समझाता हूँ। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने, जैसे हम बायसेस को ना इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। बायस का मतलब क्या हुआ कि मेरी अपनी विचारधाराएं, कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं बोलूं नॉर्थ इंडियन जो होते हैं वो पर्टिकुलरली ऐसे होते हैं, ऐसा मैं कुछ कॉन्सेप्शन दिमाग में रख के ही रिसर्च शुरू कर रहा हूं, तो मुझे सब चीजें वैसे ही नजर आएंगी, ठीक है। जैसे एक स्टैंडर्ड दोस्तों एग्जांपल है कि भारत देश में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। हमें बहुत ही बचपन से ये हमारी सोसाइटी, हमारे जो घर में हमारी फैमिलीज बताना शुरू कर देती हैं, ये कास्ट ऐसे बिहेव करती है, दूसरी कास्ट वैसे बिहेव करती है। तो उसके बाद अगर आप रिसर्चर बन जाते हैं, रिसर्चर बनने के बाद भी हो सकता है कि आप जो रिसर्च करें, सामने वाले को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्व करते हुए आपको जो प्री कॉन्सीव्ड नोशंस थे, जो आपके बायसेस थे, वो आपको इंपैक्ट करेंगे रिसर्च को। आप ऑब्जेक्टिविटी का लूज आप वहां पे लॉस कर देंगे एंड ऑब्जेक्टिवली आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। गेटिंग इट? तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने बायसेस को हटाकर काम किया, आपको या फिर अपनी बायसेस का पता हो कि मैं ऐसे बिहेव करता हूं, ये मेरा बायस है इस कास्ट के लिए या इस जेंडर के लिए या इस क्लास के लिए। तो अपने आप जो अगर बायसेस को अगर आपको आइडिया होगा दोस्तों, तो आप पहले से ही अगर आप रिसर्चर हैं तो पहले से ही आप उसको दिमाग में रख सकते हैं एंड यू विल एंड अप कंडक्टिंग अ गुड रिसर्च। तो लेकिन बहुत सी बार ऐसा नहीं होता एंड रिसर्च में वो झलकता है कि पर्टिकुलरली, जैसे आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं दोस्तों, जो एडिटोरियल्स पढ़ते हो आप अखबारों में, एडिटोरियल्स में लिखा होता है ऐसे वाला कि आपको लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मिनिस्टर अगर एडिटोरियल लिख रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कि वो एडिटोरियल में मिनिस्टर अपनी सरकार की ही तारीफ करता जा रहा है, तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिवली बात नहीं हो रही। या फिर अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का लिख रहा है वो आर्टिकल, आपको लगेगा सिर्फ सरकार की बेइज्जती ही करता जा रहा है, तो इसीलिए आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिविटी कहां गई, ऑब्जेक्टिवली परस्यू नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे वैल्यू फ्रीडम या फिर हम बोले बायसेस, ये सब हैंड इन हैंड चलते हैं, ठीक है। एंड देन साइंस में ऐसा नहीं होता ना, साइंस में अगर मुझे सूरज को स्टडी करना है तो मैं सूरज को पहले लेकिन चलता दिमाग में कि सूरज अच्छा है, सूरज बुरा है, या सूरज की किरणें ऐसा है वैसा है। तो लेकिन जैसे ही मैं वो वाली बायसेस लाना शुरू करूंगा तो मैं ऑब्जेक्टिविटी का लॉस कर रहा हूं। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे है क्वांटिफाइबिलिटी, कि क्या मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं। मैंने इस पर लेक्चर बनाया हुआ आप देख सकते हैं, तो इसमें मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा। एंड देन आई इज फॉर कि यहाँ पे इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी की बात भी हो रही है कि इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी है। दैट मींस इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी मतलब जो कॉन्सेप्ट जो ब्रॉडली मुझे समझ आ रहा है वही मेरे सामने वाले सब्जेक्ट को भी समझ आ रहा है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं समझता हूं फैमिली क्या होती है, आप भी जो मोरलेस फैमिली को वही समझते हैं, जो दूसरा इंसान भी फैमिली को वही समझता है, तो इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी भी है, ठीक है दोस्तों। तो टोकी वाला यूज करें एंड टोकी यूज करके हम बता सकते हैं सर साइंस की ब्रॉडर जो हमारी डेफिनेशन है ये ऐसे ही रहती है। ओके, देन दोस्तों वैल्यू फ्रीडम की बात करें तो वैल्यू फ्रीडम पे यहां पर आपको अगेन मैंने समझाने की जो थोड़ी सी कोशिश भी पहले करी, वो यही क्या थी कि वैल्यू फ्रीडम में हमारा जो प्राइमरी आइडिया क्या है दोस्तों, प्राइमरी आइडिया है कि वैल्यूज हैं हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या हमारे जो क्लेम्स को रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है उस पर बहुत असर डालती हैं। कि आप मान लीजिए कि एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जहां पर लेट्स से आपको लगता है कि जो दुनिया में बेस्ट लोग हैं, मान लीजिए वो अमेरिकन हैं, ठीक है, दुनिया में बेस्ट लोग अमेरिकन हैं, जो भी आप रिसर्च करेंगे उसके आफ्टरवर्ड्स आप अमेरिकन को उसी नजर से देखते हुए कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आप
आपको जो रिसर्च में कंक्लूजन निकल के आ रहा है, लेट्स से रिसर्च के कंक्लूजन में निकल के आता है कि अमेरिकन अच्छे लोग नहीं है, आप उसको मानेंगे नहीं, आप कहेंगे शायद रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने ठीक से रिसर्च नहीं करी। तो इसलिए आप एक्सेप्ट करते हैं उसको या नहीं करते हैं, आपकी रिसर्च के बारे में बात होगी। तो इसलिए आपके जो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी पूरी रिसर्च को इन्फ्लुएंस करेगा। ऑलराइट, तो इसलिए वैल्यू, अगर आप वैल्यूज को फ्रीडम, वैल्यू से आप आजाद होकर रिसर्च करते हैं या फिर वैल्यू से आजाद होकर रिसर्च नहीं कर पाते, उसकी बात हो रही है यहां पर। एंड दोस्तों, अगर आप ना, जैसे अगर आप नेचुरल साइंसेस स्टडी कर रहे होते तो वहां पर अलग चीज होती नेचुरल साइंसेस में, कि वहां पर तो आप अगर जैसे किसी एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप सोडियम पे रिसर्च कर रहे हैं, सोडियम तो सोडियम है, ना तो उसकी कोई कास्ट, ना कलर, ना क्रीड, ना जेंडर, है ना, तो आप उससे मुक्त होकर वहां स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, ह्यूमंस को स्टडी करते हुए क्या होता है दोस्तों, हमारे बायसेस हमारे साथ चल पड़ते हैं, हमारी वैल्यूज हमारे साथ चल पड़ती हैं, ह्यूमंस को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो गेटिंग इट, तो यहां पर वैल्यू फ्रीडम का होना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो इसीलिए बस इसी पे ही बात की है कि वैल्यू फ्रीडम होती क्या है, एंड कि या तो हम जैसे इसको कि एक हम तरीका क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे जो वैल्यूज हमें इंपैक्ट कैसे करती हैं। सेकेंडली, हम जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स के लिए हम कुछ गाइडलाइंस लिख सकते हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे सोशल साइंटिस्ट, उनके लिए हम गाइडलाइन रख सकते हैं कि कैसे वो वैल्यू फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे अपने जो प्री कॉन्सीव्ड नोशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। गेटिंग इट, तो सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सर वैल्यूज तो रिसर्च का इंटीग्रल पार्ट बन के ही निकल के आती हैं, एंड हमारी जिस भी फॉर एग्जांपल दोस्तों, किसी भी चीज को मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो स्टडी करना मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि वो मुझे प्रभावित करती है, ठीक है, मुझे इंपैक्ट करती है, इसलिए मैं चाहता हूं स्टडी करना। तो अगर मुझे इंपैक्ट कर रही है, दैट मींस मेरे वैल्यू सिस्टम को इंपैक्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने अपना टॉपिक चूज किया रिसर्च का, अपनी सोशियोलॉजी में कुछ भी टॉपिक परस्यू किया, तो आपकी वहां पर आपको वैल्यू नजर आती है ऑटोमेटिकली, कि वैल्यू फ्रीडम का ऑटोमेटिकली बिल्कुल पहले ही स्टेप पर वायलेशन हो जाता है। लेकिन क्या हम इसको वायलेशन माने ना माने, इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एंड देन कि कैसे इसको हम टॉपिक्स को अप्रोच करेंगे, एंड देन की क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, ठीक है, यहां पर सब जगह पर वैल्यू नजर आएगी। डेटा कैसे सिलेक्ट करें हम, एंड इंटरप्रेट कैसे करें, आंसर्स वगैरह जो निकलेंगे, ठीक है, जो इसमें इसी तरह से देखें तो कोई भी साइंस दोस्तों हमारी वैल्यू फ्री हमें नजर नहीं आती, ठीक है दोस्तों, कोई भी साइंस हमें वैल्यू फ्री नजर नहीं आती। इनफैक्ट इवन दोस्तों मैं आपको बता रहा था, जो हम अगर सूरज पे स्टडी करें तो सूरज में दो तरह की मान लीजिए किरणें निकल रही हैं, इंफ्रारेड भी निकल रही है, अल्ट्रावायलेट निकल रही है। हम बोलते हैं इंफ्रारेड इज ओके, अल्ट्रावायलेट इज नॉट ओके, ठीक है, अल्ट्रावायलेट अच्छी किरणें नहीं है, क्योंकि वो हमारी वैल्यू हमें क्या बताती हैं कि हमें जो वैल्यूएबल लगती है, कि इंफ्रारेड हमें लगता है ठीक है, लेकिन जो हमारी अल्ट्रावायलेट इज नॉट वैल्यूएबल फॉर अस, ह्यूमंस पे बहुत बुरा असर डालती है, वेजिटेशन पर, जानवरों पर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमने वहां भी वैल्यूज डाल दी कि यूवी इज क्रॉस्ड आउट, नो इट्स नॉट गुड, इंफ्रा इज ओके, कि अर्थ को वार्म रखती है, लाइफ चलती रहती है, बहुत सारी इंफ्रा आ जाएगी, हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी साइंस वैल्यू फ्री नहीं है इन द वेरी ट्रू सेंस। हमने लेक्चर्स में कवर भी किया हुआ है, तो बहुत सारे थॉट्स भी पढ़े हुए हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बस यहां पर आप अंत में बताएं कि पर्सपेक्टिव्स, मेथड ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट मैटर मैंने आपके लिए बहुत सारा डाल दिया, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट है कि सोशियोलॉजी में अगर हम यूज करें सोशियोलॉजी के एग्जांपल, कि कैसे सोशियोलॉजी में टोकी का यूज किया जा सकता है ना, ये आपके लेक्चर्स में अवेलेबल है, मैं इसमें जो डेप्थ में नहीं जा रहा। ऑलराइट, एंड देन कि कैसे सोशो में सब चीजें हो जाती हैं, क्वांटिफाइबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। देन आप बताएं कि सर लेकिन सोशो भी कंप्लीटली साइंस नहीं है। मैक्स वेबर ने कहा था कि जैसे जो सब्जेक्ट मैटर है हमारा दोस्तों, वो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बीइंग्स हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो वो तो जो सोडियम पोटेशियम से अलग चीजें, प्लैनेट से अलग चीजें, ह्यूमन बीइंग्स उनमें भावनाएं होती हैं, भावनाएं हैं तो उनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, दे जस्ट कांट बी ट्रीटेड लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का जो वहां पर लॉस हो ही जाएगा। हम ऑब्जेक्टिवली अगर काम करें भी कि हमें दृढ़ निश्चय सोच लें कि हमने ह्यूमंस पे ऐसा कुछ थ्योरी बनानी है, तब भी कोई गारंटी नहीं है वैसी थ्योरी बन के आए। ओके, देन नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज में इसलिए हमें फर्क करने की बात की जाती है। देन दोस्तों ये नाम हमने पढ़े हुए, विलियम जो विंडलबैंड एंड हेनरी क्रिकेट, ये कौन है दोस्तों? आइडियलिस्ट है ना, तो इसको भूलना नहीं है हमने। दीज आर आइडियलिस्ट्स, ठीक है। तो आइडियलिस्ट कौन होते हैं? जिसमें आइडियाज की जो इंपॉर्टेंस मानते हैं, जिनको कांतियंस या फिर नियो कांतियंस भी कहा जाता है। इस पर भी हमने बात की हुई है, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको आइडियलिस्ट कौन है नहीं पता, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए, नहीं समझ आया तो विल डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वरना मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है आइडियलिस्ट, कौन है मटेरियलिस्ट, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा विचारधाराएं हैं, विचारधाराओं की बात करते रहेंगे, यही पढ़ने
पढ़ना है दोस्तों, बहुत मुश्किल पढ़ाई नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत मजेदार पढ़ाई लगती है मुझे, एंड थोड़ा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा अपने बारे में भी जानते हैं। अभी तक तो अपने आसपास के बारे में जान रहे थे ना अगर, कि अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल टीवी कैसे काम करता है एंड कैमरास कैसे काम करते हैं, है ना, बहुत ही जो एक मैकेनिकल सा प्रोसेस है, गाड़ी कैसे चल रही है। लेकिन ह्यूमंस कैसे इंटरैक्ट करते हैं, एक ह्यूमन अलग बिहेव कर रहा है सेम चीज को लेकर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए, जो महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्रेस कर रहा हूं, 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जो बन गए महात्मा बुद्ध, वो तो राजा थे, प्रिंस थे, वो बुद्ध क्यों बन गए, है ना, सब कुछ छोड़ छोड़ा कर क्यों चले गए। तो एक जो अदरवाइज ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति देख लिया, एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया, है ना, ऐसे कुछ चीजें देखी, तो उसके बाद उनका मन बड़ा विचलित हो गया एंड उन्होंने सब छोड़ छुड़ा कर चले गए अपना जंगल, एंड वहां जाके उन्होंने जैसे भी अपने जीवन के बारे में थोड़ा जो वो स्टडी करी। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है, जो क्या किसी इंसान ने पहली बार मृत व्यक्ति देखा था, क्या किसी इंसान ने पहली बार बूढ़ा व्यक्ति देखा था या बीमार व्यक्ति देखा था, है ना, कितने सारे लोगों ने देखे होंगे उसके पहले, वो सभी बुद्ध क्यों नहीं बन गए, ठीक है। तो वो सभी बुद्ध क्यों नहीं बन गए एंड बुद्ध क्यों बने। तो ये ही सवाल आपको समझाता है कि कुछ जो हर एक इंसान दुनिया को अलग तरह से देख रहा है, उस सबके इंसान की अलग तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मोटिवेशन डिफरेंट हो जाती है, गेटिंग इट। तो इसीलिए सोशल साइंसेज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर नेचुरल साइंसेज। यही पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सॉलिड रखेंगे, ऑलराइट। तो यहां पर एग्जांपल्स नाम कोट कीजिए कि अर्विंग गॉफमैन ने कहा सर, मीड ने कहा सर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे हम पढ़ते रहेंगे, बस अरेंज करते रहेंगे, मुश्किल कहानी नहीं है। कंटेंट गैदर करना इज नॉट टफ, आई रिपीट, कंटेंट गैदर करना मुश्किल नहीं है, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर में डालना, ये मुश्किल हो जाता है, ऑलराइट। तो बस कंक्लूड कर देंगे सर ऐसे कि साइंस तो साइंस है, चाहे साइंस सोशियोलॉजी हो चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है। एंड इसीलिए हम अगर सोशियोलॉजी को बात करें कि वैल्यू फ्री साइंस की बात करें, कोई भी दुनिया में साइंस वैल्यू फ्री नहीं है। सोशियोलॉजी की हम ऐसे सेपरेट आउट करके क्यों बात करें कि सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री है कि नहीं, सवाल था ना हमारा ये वाला कि सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है कि नहीं। तो यहां पर हम बोले कि सोशियोलॉजी को हम सेपरेटली क्यों डील कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, कोई भी साइंस ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बात करेंगे, एंड में कंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लाइंस हैं ये कि आप लिख सकते हैं इनमें कि हम ओवरऑल एक काम करते हैं कि हम साइंस की परिभाषा ही बदल देते हैं। साइंस में ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू, फ्रीडम की जो बहुत सारी बात हो रही है, उसी को ही एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि साइंस तो एक मेथोडोलॉजी है कि साइंटिफिकली आप चल रहे हो, चीजों को परस्यू कर रहे हो, ऐसे हैपहैजर्डली काम नहीं कर रहे, ठीक है। साइंस एक स्पिरिट है क्रिटिकल होने की, जहां पर आप क्रिटिकली चीजों को देखते हैं कि और बेटर कैसे करूं मैं इसको मैं डिफरेंट नजरिए से कैसे देखूं मैं, आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं एंड देन आप ये इसका साइंस का पर्पस है सच्चाई तक पहुंचने का। सच्चाई क्या होती है, नोबडी नोज व्हाट इज सच्चाई, ठीक है। लेकिन चीजों के तह में जाने का और उसमें एनालिसिस करने का और रिसर्च करने का कुछ नया निकल के आता है जिसमें, तो वो है साइंस की स्पिरिट। एंड देन साइंस का पर्पस, देन कॉन्सिक्वेंसेस। साइंस के कॉन्सिक्वेंसेस है कि क्यूरियोसिटी को शांत करना। ह्यूमन दोस्तों हमेशा से सोचता आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, वो आसमान में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, कितनी सारी चीजें हम अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचते हैं। तो ह्यूमंस तो इसीलिए क्यूरियस हैं एंड क्यूरियोसिटी शांत करने का तरीका क्या है दोस्तों, साइंस। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एक जरिया क्या है, साइंस। तो इसीलिए अगर हम साइंस को इस नजर से देखें, साइंस की थोड़ी परिभाषा ही बदलें, तो अकॉर्डिंगली हम सोशियोलॉजी को साइंस मान सकते हैं एंड वैल्यू फ्री की बात भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अंत में मैक्स वेबर की जो चंद 2 शब्द भी लिख सकते हैं। जो स्माइली है ये मत बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है दोस्तों, स्माइली मैंने ऐसे डाल दिया एक्स्ट्रा। तो यहां पर जो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में तो वैल्यू जजमेंट्स हैं ही है डे वन से। माता पिता को उठ के हम सुबह जैसे प्रणाम करते हैं दोस्तों, है ना, पैरी पहना करते हैं, उसके बाद ये तो हमारी वैल्यूज का पार्ट है। तो क्या हम इसको अच्छा माने बुरा माने, तो इसलिए टैलकट पार्सन्स भी कोट कर सकते हैं। टैलकट पार्सन्स क्या बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इतनी सारी वैल्यूज इतनी कॉमन हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं होता वैल्यूज हैं, आपको पता ही नहीं होता अच्छी हैं बुरी हैं, बस वो एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि जैसे ही व्हेन वी सी समबडी एल्डर टू अस, है ना, जो हमसे थोड़े बड़े हैं, हम उनको जो ऐसे पैरी पहना करते हैं, पैरी पहना इज लाइक चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो चरण स्पर्श करते हैं, ये अच्छी बात है बुरी बात है, इसके बियॉन्ड जा चुके हैं, है ना। जैसे आप अपने टीचर को देखते हैं, टीचर को नमस्कार कर देते हैं कि हेलो सर, ठीक है, हेलो मैम। तो ये क्या है, ये इस पार्ट ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, गुड है बैड है, इसके बियॉन्ड जा चुकी है दोस्तों बात ये, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, है ना। आप किसी नॉर्मल इंसान को देखते हैं, यू
से नमस्ते, हेलो, है ना, जो भी। तो अकॉर्डिंगली दिस इज नाउ पार्ट ऑफ जो योर एग्जिस्टेंस, गुड और बैड के बियॉन्ड। तो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे जो वेबर की बात है कि वेबर ये बोलते हैं कि वैल्यू जजमेंट हर चीज पे पास करना इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, एंड देन तो इसीलिए, लेकिन वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट को जो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी बात करें अगर, ठीक है, तो अपने जो पर्सनल वैल्यूज हैं उसको बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होने देना चाहिए। एंड जो अगर बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगी तो रिसर्च में आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपने जो निष्कर्ष निकाल के रहना है वो नहीं निकाल पाएंगे। गेटिंग इट? तो मैं आपको समराइज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा हमारा आंसर इसमें कंटेंट है। कंटेंट जो आपको बेस्ट लगता है निकाल लीजिए, जो नहीं लगता अच्छा वो हटा दीजिए। स्ट्रक्चर समझिए क्विकली, यहाँ पे स्ट्रक्चर वापस आते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन भी यही था कि क्या सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है। तो आप बताएंगे सर पहले समझिए साइंस क्या होती है, ठीक है। आपने पहले साइंस के बारे में बताया, देन आपने बताया सर वैल्यू के बारे में समझिए। अब देखते हैं सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री साइंस है भी या नहीं, जहां पर आप दो जो एग्जांपल्स लेंगे एंड आप बताएंगे सर नहीं भी है, ठीक है। सोशियोलॉजी में कुछ एलिमेंट्स हैं जो होने के, कुछ नहीं है। कंक्लूड करेंगे सर ये हम वैल्यू की बात इतनी कर क्यों रहे हैं, कोई भी साइंस वैल्यू फ्री नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी को सिंगल आउट क्यों करें। एंड इसीलिए मैक्स वेबर की एक दो बात लिखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं, इट विल बी अ गुड आंसर। 10 में से 8 या 9 दिला सकता है, क्योंकि अगेन है ना, बोलेंगे सर 10 में से 10 क्यों नहीं मिल रहे इसमें, 10 में से 10 मिलने चाहिए। 10 में से 10 कभी इसलिए शायद नहीं मिलते क्योंकि शायद ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में परफेक्ट बात क्या है किसी को पता ही नहीं, है ना। महात्मा बुद्ध ने कोई बात कह दी, उससे भी कोई अच्छी बात शायद एग्जिस्ट करती हो, है ना। तो इसलिए शायद महात्मा बुद्ध भी अपना कोई आंसर लिखते हैं फिलॉसफी में, उनको भी शायद 10 में से 9 ही मिलते, 10 में से 10 शायद ना मिलते। गेटिंग इट? तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी हर एक आंसर में 10 में से 7 8 निकालेंगे, डेफिनेटली 300 क्रॉस होते हैं एंड 300 क्रॉस होते आए हैं। थोड़ा फेथ रखना है, इत्मीनान से चलना है, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कंटेंट पढ़ते रहोगे, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है दोस्तों हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर, तो उसको यूज कीजिए। एंड अगेन बिफोर वी एंड, मैं आपको चाहता हूं बताना कि हमारे जीएस के कोर्सेज भी चलते हैं, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता, जीएस के हमारे पूरा साल भर का कोर्स है, बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है। बहुत से बच्चों ने जो जैसे बाकी जैसे अगर जो सब्जेक्ट्स हैं मान लीजिए नॉन सोशियोलॉजी ऑप्शनल के, वो बहुत से बच्चे वहां पर जो जाते हैं, इवन सोशल ऑप्शनल वाले तो उनको चलो बताना आसान रहता है, नॉन सोशल वालों को भी मैं चाह रहा हूं बताना, ठीक है। लेकिन नॉन सोशल वाले देख नहीं रहे होंगे, लेकिन नॉनदलेस स्टिल, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत से वहां पे कंटेंट बनाकर आपके आंसर चेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा काम किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, अब तो 3-3.5 साल से ऊपर हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये बनता जा रहा है, काम चलता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंगली बच्चे मेहनत करने वाले मिलते जा रहे हैं, बच्चे मेहनत करने वाले मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, अच्छा रैंक आता है, एक पॉजिटिव लूप आ गया है, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव लूप, टचवुड, एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू, आई वांट योर हार्ड वर्क, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है दोस्तों। तो मिल बांट के जो कुछ अच्छा काम करते हैं, आपने भी अगर ऑब्जेक्टिव बना लिया कि रैंक निकालना है तो रैंक निकालते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो बस चलिए यही आज का सेशन एंड यही आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक मिलेंगे चैप्टर 3 के एक सवाल के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।